गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है जल संसाधन वाला चैप्टर, जिसके हमने 2 पार्ट बना चुके हैं, आज हमारा 3rd पार्ट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, देखिए जल संभर प्रबंधन। कि किस प्रकार से जल संभर प्रबंधन। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि जब भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसके हेडिंग या उसका जो टॉपिक होता है उसके अगर हम अच्छे से समझ जाएँ तो आगे का जो भी जितना भी मैटर होता है वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए हम देखो इसमें क्या करते हैं, जल संभर प्रबंधन के तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौमजल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। कहने का मतलब क्या है कि वैसे अगर हम अपनी लोकल भाषा में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जल संभर प्रबंधन, इसका मतलब क्या होता है। जल संबंध प्रबंधन का मतलब हुआ कि जल के संरक्षण, जल को स्टोर करना, जल का संरक्षण करना, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, आया समझ में। इसमें क्या होता है कि जो भी धरातलीय ज़मीन है, भूम जल है, या ये कहें कि झीलों का है, तालाबों का है, बारिश का पानी है, उस जल को हम किस तरह से हम उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें हमें पुनर्चक्रण में उसका किया जा सकता है, और किस प्रकार से उन्हें लंबे टाइम तक हम उस पानी के स्टॉक को बना के रख सकें, ताकि हमें पानी की जो कमी है उसको न झेलना पड़े। जैसे हम श्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भूजल संचय और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों जैसे प्राकृतिक है, जैसे भूमि है, जल है, पौधे हैं और प्राणी, जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्थान और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। देखिए हमें किस प्रकार से हमें जल संभरण की, जैसे तालाब हैं, पुनर्भरण है, कुएँ हैं, इनके द्वारा हम पुनर्भरण को शामिल कर सकते हैं, यानी कि पानी के स्टॉक को करके रख सकते हैं। आगे समझ आपको। प्राकृतिक जैसे भूमि है, जल है, पौधे हैं और प्राणी हैं, इनके लिए हम किस प्रकार से इन चीज़ों का संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका प्रबंधन कर सकते हैं, और किस तरह से इन चीज़ों को हम लंबे टाइम तक बचा कर रख सकते हैं। देखिए अब केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश के बहुत सारे, यानी अगर हम बात करें हमारे देश की सरकार की बात करते हैं तो हमारे देश की केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है। खास करके आपने देखा होगा कि राजस्थान में आपने ये देखा होगा कि अभी गांव में 10,000 रुपये लेकर पानी के टैंक बनाने का, और बाकी जो खर्चा लगता है वो सरकार खुद देती है। आगे समझ में। इसमें टैंकों किससे बनाई जाती है, खेतों में, घरों में, हर जगह बनाया जाता है। इस टैंक का मुख्य उद्देश्य होता है कि बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर करके रखें, और साल भर जब बारिश नहीं होती है, यानी कि साल के 6 महीनों में जब बारिश नहीं होती है, तो उस पानी को आप रिफाइंड करके, उस पानी को आप फिल्टर करके, उसी पानी को आप पीने के लिए उपयोग में लें। आप अपने दूसरे छोटी मोटी सिंचाई के लिए, उसको अपने पशुओं को पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी भी घरेलू काम में उस पानी का आप उपयोग कर सकते हैं। तो उस टाइम में आप पीने के पानी की किल्लत को कम कर सकते हैं। तो इसमें देखो हमारी राज्य सरकारें भी और हमारी जो केंद्र सरकार है, सभी ने मिलकर इस जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठन भी चलाए जा रहे हैं, जिसको हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित की जाती है, यानी कि हरियाली केंद्र ये परियोजना जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बारिश के पानी को स्टोर करके उस पानी को साल भर के लिए सिंचाई के लिए, पीने के लिए, मछली पालने के लिए, या वन रोपण इनके पेड़ पौधों की सिंचाई करने के लिए उस पानी को हमें स्टोर करके उसका संरक्षण करके रखा जा सके। इसके लिए इसका सिर्फ ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब क्या हो सकता है, जब आम लोग इसके में सहयोग करें। ये खास करके ग्राम पंचायत के द्वारा चलाया। जैसे आपको मैंने बताया ना कि गाँवों में जो पानी का टैंक बनाया जाता है उसका खर्चा खुद स्वयं तो आप सिर्फ 10,000 रुपये लगाओगे, बाकी जो पूरा उसके ऊपर खर्चा आता है, उसके ऊपर 50,000, 60,000 जो भी खर्चा आता है वो ग्राम पंचायतें आपको सरकार के द्वारा दिलाती हैं। आगे समझ में आपको। अगला देखिए, नीरू मीरू जो योजना है, इसका है जल और आप। नीरू मीरू का जो अर्थ है वो क्या है, जल और आप। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया जाता है, यानी इसमें भी बारिश की, क्योंकि हम अगर ये बात करेंगे कोस्टल लाइन पे जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरला, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो,
यहाँ पे हमें कि समुद्र के किनारे इनको तो पीने के पानी की कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन बेटा देखो सबसे ज़्यादा, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, इस पानी को हम घरेलू उपयोग में नहीं ले सकते। इस वजह से क्या है कि इस पानी को उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसके आसपास के जो है स्टेट हैं, कोस्टल लाइन पे जितने भी स्टेट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पीने के पानी की समस्या है। तो यहाँ पे नीरू मीरू जल और आप जो कार्यक्रम है, इसको जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करके रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। अलवारी पानी संसद, इसमें देखो ये राजस्थान में है, और राजस्थान तो सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत को भुगत रहा है। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई है। इसमें भी क्या है, लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएँ हैं, जैसे अंतःसरण तालाब, जोड़ जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण की संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है। यानी कि तमिलनाडु है ऐसा राज्य है जहाँ की सरकार ने इस बात को कंपल्सरी कर दिया सभी के लिए कि आप कोई भी घर बनाएगा तो उसको सबसे पहले अपने लिए बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाना पड़ेगा। ठीक है। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने के में सफल हुई है। फिर भी सफलता कुछ ही कहानियाँ, अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंध उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा रही है। आपको एक मतलब उदीयमान, इस अर्थ को, इस शब्द का मतलब कहता है कि आज के टाइम में हमारे देश में चाहे वो नीरू मीरू हो, ठीक है, चाहे अलवारी संसद हो या कोई दूसरे कार्यक्रम चलाए जा रहे हो, उन सब के अंदर देखो एक क्या है, इनको चलाया तो जाता है, लेकिन इन कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए न तो आम जनता जागरूक है और न हमारी सरकारें जागरूक हैं। इस वजह से एक सब कार्यक्रम क्या है, सिर्फ शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं। अगला देखो, वर्षा जल संग्रहण। खास करके हम इसमें जल संग्रहण का मेन जो टॉपिक हमारा वो वर्षा जल संग्रहण के ऊपर ही है। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपायों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भ्रांतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूलन है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद सुरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, खड्डों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है और संदूषकों को कम करके अपमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। यदि इसे जल भ्रांतों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोका जा सकता है। देखो, अगर हमें वर्षा के जल का संग्रह करते हैं तो बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। जैसे हमारा भूमिगत जल का जो स्तर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि बारिश के जल को स्टोर करने के बाद में हम उसके पीने के लिए हमें या अपने दैनिक कार्यों के लिए उस पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं। छोटी मोटी हमारी सिंचाई के लिए काम में ले सकते हैं, हमारे पशुओं के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। इसी के साथ में जो भूमिगत पानी का स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है उसमें क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है, उसमें दूसरे खनिज पदार्थों की मात्रा बढ़ने से क्या होता है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जितना उसको कम बाहर ज़मीन से बाहर निकालेंगे उतना ही कम उसको वो गहराई में जा पाएगा। ठीक है। इसी के साथ में जो तेज़ बारिश के कारण क्या होता है, जल का हम स्टॉक नहीं करते हैं तो इसे मिट्टी का अपरदन होता है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल हम सिर्फ एक के द्वारा कर सकते हैं, और वो कौन सी है, जल संग्रहण, यानी कि वर्षा का जल संग्रहण करके हम इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण संचय जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टाका कहा जाता है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ख़ास करके इसमें देखो बेटा, कुंड तो फिर भी हम समझ जाते हैं, लेकिन टाका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे टाका क्या है। तो टाका क्या है, ये बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए जो पानी का जो टैंक बनाया जाता है उसी को टाका कहा जाता है, और ये कहाँ कहा जाता है, राजस्थान में कहा जाता है। आगे समझ में आपको कुंड या टाका के नाम से जानी जाती है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव
के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए आप आगे का जो आपका चित्र देखा उसको समझ देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रह प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रह किया जा सकता है। संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए यानी कि हम संग्रह कैसे है, इसमें मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसमें क्या है कि घर का जो महल या आंगन होता है या घर की जो हम ये कहें कि मेन सेंटर होता है, उसके अंदर एक पानी का बड़ा सा टैंक बना दिया जाता है, पक्का टैंक होता है। और उसके बाद में घर की जो दीवार छतें होती है, उन छतों को सीधे उस टैंक से क्या होता है, उस पानी को जोड़ दिया जाता है। आगे समझ में, ठीक है। इसको जो पानी का जो संग्रह किया जाता है खास करके, और आप ये सही बात है कि अगर हम साल भर वर्षा का स्टॉक किया हुआ पानी पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य और भी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज़मीनी का जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत सारे शारीरिक जो विकार हैं या बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसको घरेलू जो उपयोग है उसमें लिया जाता है। भूमिगत जल का समुदाय की निर्भरता को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति के अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य का अतिरिक्त इसमें भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भ्रमण से भौम जल स्तर में वृद्धि होती जा रही है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश में बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में हमें आपको बताया कि कोस्टल लाइन में पानी के विलीनीकरण और शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों में कम करके जल क्षेत्रों में जल स्थानांतरण करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी व्यक्ति उपभोक्ता घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या का मूल्य है। अब देखिए हमारे इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता क्या है। इनके हमारे यहाँ पे भारत में 2002 में एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी। उसमें क्या है, सिंचाई और बहुउद्देश्य प्रयोजनों में पीने के जल का घटक में सम्मिलित करना। सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ पे सिंचाई और बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं हैं उनको पीने के पानी के लिए और घरेलू उपयोग के लिए उनको उसमें सम्मिलित करना है। उसके बाद में पेयजल की सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना। सबसे पहला क्या है कि पेयजल पीने का जो पानी होता है वो आम नागरिकता के आम जो जीव जंतु हैं उनके लिए सबके लिए उपलब्ध कराने का है। भौम जल के शोषण को सीमित करना और नियमित रूप से शोषण समझते हो कि आवश्यकता से ज़्यादा जो ज़मीनी पानी को बाहर निकाला जाता है उसके ऊपर कंट्रोल करना। आगे समझ में, उसको सीमित करना, उसको नियमित करना के लिए कई उपाय करने। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। जल के सभी विधियों प्रयोगों में कार्यक्षमता को सुधार करना चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता के विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, विनिमय और उपकरणों के प्रेरकों अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर जल क्रांति अभियान, जो कि 2015 और 16 में चलाया गया था हमारे यहाँ पे, ठीक है। और हमारे भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी, 2002 में बनाई गई थी। इसके अलावा रोलिंगन सिद्ध अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एवं वस्तुतः अध्ययन, यहाँ पर आप इसकी रीडिंग कर लेना। बाकी इसमें इतना खास कुछ नहीं है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन का PDF मैं आपके पास सेंड कर दूँगी। ओके, धन्यवाद।